हेलो एंड जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन टू योर ओन चैनल सर तरुण रूपानी कॉमर्स। और ये एक्सक्लूसिव चैनल है कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए। और आज हम करने जा रहे हैं नेशनल इनकम एंड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ये दोनों ही क्या अलग अलग चीजें हैं? क्या क्या कहते हैं आप? नहीं नहीं नहीं, दे बोथ आर सेम। और यस मेरे मेगा स्टार्स, ये चैप्टर आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हाँ, क्योंकि इस पर तो बोर्ड में क्वेश्चंस बनते ही हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा ये चैप्टर, क्योंकि यहां से हम बेसिक्स शुरू कर रहे हैं और बेसिक के बाद इसके थोड़े एडवांस लेवल, जब न्यूमेरिकल लेवल आएगा उस पर भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्योंकि इस चैप्टर से न्यूमेरिकल पार्ट और थ्योरी दोनों ही आना है। तो सबसे पहले समझेंगे कि नेशनल इनकम क्या है। क्या सारे व्यक्तियों की इनकम प्लस कर दें तो क्या नेशनल इनकम बन जाएगा? हाँ, इफ वी ऐड दी पर्सनल इनकम ऑफ ऑल वी विल गेट नेशनल इनकम। जी, अरे ये तो क्वेश्चन आपके लिए है। हाँ, आपको बताना है यस या नो में। अगर आप मेरे सच्चे से समझना चाहते हैं और वो टू वे कम्युनिकेशन बनाना चाहते हैं तो प्लीज बताइएगा यस है कि नो है और आपके रीजंस। चलिए इसी को समझने के लिए कि क्या है नेशनल इनकम, अब आपका कंसेप्ट क्लियर करते हैं। तो नेशनल इनकम किसी व्यक्ति की इनकम नहीं है। तो नेशनल इनकम है क्या? वो सारे फाइनल, कीवर्ड है फाइनल, गुड्स एंड सर्विसेज जो देश में प्रोड्यूस हो रहे हैं या डोमेस्टिक सिटीजन द्वारा, अर्थात हमारे देश के रेसिडेंट जो भारत के नागरिक हैं, वह भली देश में रहें या देश के बाहर रहें, उनके द्वारा ओन्ड किए जा रहे हैं। वो सारे गुड्स एंड सर्विसेज विद इन वन फाइनेंशियल ईयर की वैल्यू को कहते हैं नेशनल इनकम। तो चलिए, मनी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री। दो तीन इसमें कीवर्ड्स आ रहे हैं, मैं भी इन कीवर्ड्स का एक्सप्लेनेशन देने वाला हूं। तो मनी वैल्यू होनी चाहिए, सारे गुड्स एंड सर्विसेज की मनी वैल्यू, और वो मनी वैल्यू जो नॉर्मल रेसिडेंट्स, जी क्या, नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री करते हो। मैं और आप नॉर्मल रेसिडेंट हैं, याद रखिएगा। वेदर ऑपरेटिंग विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री और आउटसाइड। कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, मैंने कहा, जिसका जो भारत में पैदा हुआ है, जो भारत में रह रहा है, और इसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट, कीवर्ड है इकोनॉमिक इंटरेस्ट, लाए विद इन द कंट्री है, तो वो व्यक्ति का नाम माना जाएगा नॉर्मल या ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो उसकी इनकम को भारत की इनकम मानी जाएगी। वह भली भारत में रहे, भारत के बाहर से भारत को पैसा भेजे। तो इसका मतलब है कि टाटा जो कि एक इंडियन कंपनी है, उसकी ब्रांचेस तो आपको मालूम ही है, इंग्लैंड में भी है, उसकी ब्रांचेस तो कोरिया में भी है, उसकी ब्रांचेस तो यूरोप्स में भी है। तो वहां की इनकम भी इसकी इंडिया की नेशनल इनकम मानी जाए। तो अब आता है फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम। ये जो डेफिनेशन आई, इससे क्या क्या फीचर्स निकला। पहला चीज कि नेशनल इनकम मॉनेटरी एक्सप्रेशन है। नेशनल इनकम एक फ्लो एक्सप्रेशन है। हाँ, ये फ्लो का कंसेप्ट है, जिसमें बताया गया है कि कितना मॉनेटरी टर्म्स में गुड्स एंड सर्विसेज देश में फ्लो हो रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, ये वैल्यू विद इन वन फाइनेंशियल ईयर के बाद मेजर की गई है। ठीक है, नेक्स्ट है इट रिफर्स टू फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। इसका मतलब क्या आया? ये फाइनल गुड्स क्या होते हैं? देखिए, वो गुड्स जो फाइनली कंजम्पशन के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए, फर्दर प्रोडक्शन के लिए तैयार हैं, उन्हें गुड्स को कहते हैं। देखिए, मैं और आप, यस तुम और मैं कंज्यूमर्स हैं। हम लोग जो गुड्स खरीद रहे हैं तो वो अपने कंजम्पशन के लिए खरीद रहे हैं। तो हम लोग जो गुड्स खरीद रहे हैं वो फाइनल गुड्स है। एक और है फाइनल गुड्स, कुछ प्रोड्यूसर्स होते हैं जो गुड्स खरीदते हैं। हाँ, प्रोड्यूसर्स मतलब वो जो कि बाय करते हैं, फर्दर प्रोडक्शन करके गुड्स को बेच देते हैं। तो वो लोग जो गुड्स खरीद रहे हैं कैपिटल नेचर का, फर्दर गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए, वो जो गुड्स है वो भी फाइनल गुड्स है। ठीक है, तो फाइनल गुड्स क्या है? वो गुड्स जो नेशनल इनकम में इंक्लूड करना है वो होना चाहिए फाइनल गुड्स। तो ये कौन से गुड्स नहीं लेने हैं नेशनल इनकम में? ये नहीं लेना है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स नहीं लेना है। एक एग्जांपल से बताऊं, चलो एक एग्जांपल देता हूं कि मैं हूं शुगर मिल ओन करना, मेरे पास है शुगर मिल,
मैं हूं शुगर मिल का ओनर और सामने, हाँ तुम हो सामने, तुम हो फार्मर। चलो देखते हैं मेरे तुम्हारे बीच में क्या क्या कंडीशन चल रही है। तुमने बनाया शुगर केन, हाँ तुमने प्रोड्यूस किया शुगर केन, गन्ने उगाए तुमने, मैंने तुमसे गन्ने खरीद लिए, ठीक। अब तुम्हारे लिए गन्ना तुमने मुझे बेच दिया, फर्म के ओनर को, एक प्रोड्यूसर को। मैंने इस गन्ने को क्या करना है, अपने पास रखना नहीं है, मुझे इस गन्ने से चीनी बनानी है। तो जो मैं शुगर प्रोड्यूस कर रहा हूं, मैं शुगर मिल जो शुगर केन से शुगर बना रही है, वो शुगर क्या है मेरे लिए, फाइनल गुड है। और तुम्हारे लिए, यस तुम्हारे लिए जो तुम्हारा गन्ना था, हाँ एक फार्मर के लिए जो शुगर केन क्रॉप था जो उसका, वो उसके लिए फाइनल गुड था। अब क्या करना है, फाइनल वैल्यू कैसे निकालनी है, जो आउटपुट की कीमत है, टोटल आउटपुट की कीमत है, उसमें से उसका इंटरमीडिएट कॉस्ट माइनस कर देना है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट की वैल्यू माइनस कर देनी, जो बचेगी वो फाइनल वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो नेशनल इनकम में फाइनल वैल्यू लेनी है। फाइनल वैल्यू कौन सी वैल्यू होती है, फाइनल प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होते हैं विच आर सोल्ड टू द फाइनल यूजर इन द मार्केट। मार्केट में दोनों यूजर हैं, एक मैं और आप यूजर हैं, और एक प्रोड्यूसर भी यूजर है। ध्यान दीजिएगा, प्रोड्यूसर को क्या चाहिए, कैपिटल गुड्स चाहिए, क्योंकि उनको गुड्स प्रोड्यूस करना है, उनको मशीन चाहिए, इक्विपमेंट्स चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए फॉर द गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए। जबकि कंज्यूमर को जो गुड्स चाहिए वो कंजम्पशन के लिए चाहिए। भाई हमें, यस हमें एज अ कंज्यूमर, मुझे और आपको, हाँ चीनी चाहिए। भाई चीनी किस लिए चाहिए मुझे, क्योंकि चीनी दूध में डालेंगे, चीनी के बहुत सारी चीज़ें घर में बनाते हैं, खाते हैं, सीधी सी बात है। तो ये चीनी अगर एक कन्फेक्शनरी वाला खरीद रहा है, हाँ एक स्वीट्स टॉफ़ी बनाने वाला खरीद रहा है, तो उसके लिए वो रॉ मटेरियल बन जाती है, ठीक है। अब आता है इंटरमीडिएट गुड्स। ये वो गुड्स हैं विच आर यूज बाय द प्रोड्यूसर्स एज इनपुट्स। प्रोड्यूसर्स को ये चाहिए क्योंकि वो इसका इस्तेमाल करेंगे, इसको वो प्रोसेसिंग करेंगे, कन्वर्ट करेंगे और आउटपुट बना के मार्केट में बेच देंगे, ठीक है। दे आर ऑल्सो नोन एज नॉन फैक्टर इनपुट्स, क्योंकि ये रॉ मटेरियल है। प्रोडक्शन करने के लिए लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, कैपिटल चाहिए, एंटरप्राइज चाहिए, पर ये चारों क्या हैं, फैक्टर इनपुट्स हैं। ये पांचवा क्या नाम दे दिया हमने नया, तो ये जो पांचवा नया नाम दे दिया ये है रॉ मटेरियल। ये है आम भाषा में बोले तो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। इन प्रोडक्ट को क्या करना होता है, प्रोडक्शन के प्रोसेस से गुजरना पड़ता है और तब जाके ये फाइनल गुड्स बनते हैं। तो आप कंफ्यूजन ना करें, जो फाइनल गुड्स में जो हम प्रोडक्ट की बात कर रहे थे, जो प्रोड्यूसर को चाहिए, वो था मशीनरी, इक्विपमेंट्स। ये वो गुड्स हैं जो प्रोड्यूसर भी यूज कर रहे हैं प्रोडक्शन करने के लिए। और इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स हैं जो खुद कन्वर्ट हो जाएंगे आफ्टर प्रोसेसिंग इनटू फिनिश गुड्स। तो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स को नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करना है। चलिए अब क्लियर हो गया। आई डबल काउंटिंग, ये क्या होता है? डबल काउंटिंग एक तरह की एरर है, एक तरह की मिस्टेक है। जब हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो वी एड अप द टोटल प्रोडक्ट, हम क्या ले लेते हैं, वी एड अप द टोटल आउटपुट ऑफ ऑल द सेक्टर इन द इकोनॉमी, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी सेक्टर जिसे हम नेचुरल या एग्रीकल्चर सेक्टर कहते हैं, दूसरा सेकेंडरी सेक्टर जो कि इंडस्ट्रीज होते हैं, और तीसरा टेरिशरी सेक्टर। हम लोग इन तीनों के क्या कर लेते हैं, टोटल आउटपुट ले लेते हैं, इनका टोटल प्रोडक्ट या आउटपुट ले लेते हैं, जबकि हमें क्या करना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें इनका आउटपुट लेने की बजाय इनके फाइनल गुड्स को लेना है, ठीक है। इंस्टेड ऑफ एडिंग, यस ऐड क्या करना है, आउटपुट ऑफ द फाइनल गुड्स लेना है। तो इससे क्या हो जाएगा, ये जो डबल काउंटिंग है इसकी प्रॉब्लम हट जाएगी। हाँ, नेट वैल्यू एडेड ऑफ द प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टेरिशरी सेक्टर, जब इसको ऐड कर देंगे तो आ जाएगा यस नेशनल इनकम बिना डबल काउंटिंग किए, ठीक है। तीनों सेक्टर का अलग अलग। अब आता है फ्लो कंसेप्ट। तो नेशनल इनकम एक स्टैटिक या नेशनल इनकम एक स्टॉक कंसेप्ट नहीं है। फ्लो क्या होता है, फ्लो कंसेप्ट उसे मानते हैं जिसमें चेंजेस होते रहते हैं, या ऐसा कह सकते हैं कि इसमें गुड्स एंड सर्विसेज को मेजर किया जाता है,
क्वांटिटी को मेजर किया जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम नहीं। क्या चीज? ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इतने समय के अंदर मुझे 1 महीने के अंदर 1000 रुपया यस कमा के दो, तो ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम तुमसे बात कर रहा हूं, तो ये इनकम की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो जो गुड्स एंड सर्विसेज 1 साल के अंदर देश प्रोड्यूस कर रहा है वो 1 साल के अंदर है, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इट टेल्स अस हाउ मेनी रुपी वर्थ ऑफ गुड एंड सर्विसेज आर फ्लोइंग इन द इकोनॉमी पर यूनिट टाइम। ठीक है, कितने रुपए का गुड्स एंड सर्विसेज देश में फ्लो कर रहा है, मूव कर रहा है। अगला वर्ड है कि नेशनल इनकम क्या करंट ईयर के आउटपुट को डील करता है। यस, 1 साल का, इसी साल का नेशनल इनकम मींस वो वैल्यू ऑफ गुड एंड सर्विसेज विच इज करेंटली प्रोड्यूस। इस साल करंट ईयर में, जिस ईयर की हम बात कर रहे हैं, उस ईयर में जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस है उसकी बात कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर या फ्यूचर ईयर को इग्नोर करना है, ध्यान दीजिएगा। ये भी ध्यान देना है कि वो गुड्स एंड सर्विसेज जो एक्सचेंज्ड हो रहे हैं, याद रखिएगा एक्सचेंज्ड हो रहे हैं, जो कि इस साल प्रोड्यूस नहीं हुए हैं, उसको नहीं लेना है। एक एग्जांपल देता हूं कि आपने यस एक सेकेंड हैंड मोटरसाइकिल खरीद ली। हाँ भाई, आपने कोई एनफील्ड मोटरसाइकिल है, आपने किसी से खरीद ली सेकेंड हैंड, आपको अच्छी लग रही थी, आपने खरीद ली, तो इसकी प्राइस को नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। सर क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि जिस साल ये प्रोड्यूस हुई थी, हाँ, उस साल नेशनल इनकम में ऐड ऑलरेडी हो चुकी है। अभी सिर्फ क्या हो रहा है, इसका एक्सचेंज हो रहा है। नो फर्दर ना नो न्यू गुड इज प्रोड्यूस्ड, तो इसीलिए इसको नेशनल इनकम में ऐड नहीं करेंगे। क्या स्टॉक मार्केट में जो शेयर खरीदा बेचा जा रहा है, हाँ, जो आप और मैं शेयर मार्केट में देखते हैं, रोज उठापटक हो रही होती है, शेयर्स बढ़ रहे होते हैं, घट रहे होते हैं, जो लोग खरीद रहे हैं वो भी सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज खरीद रहे हैं, इसीलिए उसको भी क्या होगा, नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। हाँ, पर इस खरीद बेचने पे जो ब्रोकरेज लगा, क्योंकि ब्रोकर को पैसा देना पड़ेगा ना, तो वो ब्रोकरेज या चार्ज लगे, जो एक्सपेंसेस लगे, जो कमीशन लगा, वो नेशनल इनकम में इंक्लूड जरूर होगा। ठीक है, आइए अगला पार्ट समझे। ट्रांसफर पेमेंट्स, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होता है। हाँ, मैंने एक क्वेश्चन बिगनिंग में पूछा था, क्या सम टोटल ऑफ ऑल दी पर्सनल इनकम्स, हर एक व्यक्ति की इनकम को जोड़ दें तो क्या नेशनल इनकम बन जाएगी? तो यस, मेरा क्वेश्चन था आपसे बिगनिंग में, तो उसका जवाब यहाँ पे आ जाता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति की इनकम में फैक्टर इनकम के रूप में भी उसे पैसा मिलता है। मतलब जब वो काम करता है, भाई मैं हूँ कहीं, मैं काम कर रहा हूँ, मैं हूँ प्रिंसिपल स्कूल का, तो मुझे स्कूल की प्रिंसिपल रूप में सैलरी मिल रही है, तो ये मेरी एक फैक्टर इनकम है। पर अब मैं जब रिटायर कर जाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल, हाँ, मैंने रिटायरमेंट ले लिया, अब मुझे अभी भी पेंशन मिल रही है मेरे स्कूल से, तो ये कैसी इनकम है? ये एक ट्रांसफर इनकम है। हाँ, जो दे रहा है उसके लिए ट्रांसफर पेमेंट, और मैं पा रहा हूँ तो मेरे लिए ट्रांसफर इनकम। ये मेरी पर्सनल इनकम में तो इंक्लूड होगी, नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगी, क्योंकि इसके वजह से मैंने क्या किया, फर्दर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस नहीं किया। एक ऐसी इनकम जिसकी वजह से इक्वल वैल्यू ऑफ आउटपुट जनरेट नहीं हो रहा है, उसको नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते। हाँ, यूनिलैटरल होता है, क्या वन साइडेड होता है, आपने तो दिया, हाँ, गवर्नमेंट ने फॉर एग्जांपल क्या किया, फ्री में रसोई गैस दे दी लोगों को। हाँ, ऐसा सुना होगा आपने ना, फ्री में रसोई गैस दे दी लोगों को, या सरकार ने स्टूडेंट्स को कुछ स्कॉलरशिप्स दे दी, फ्री गिफ्ट्स दे दिया। हाँ, आजकल बहुत सारी योजनाएं चल रही है गवर्नमेंट की, लैपटॉप दे दिया, तो बदले में उसने क्या दिया? क्या कोई प्राइस दी क्या उसके बदले? कोई इसने उतने अमाउंट का गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करके हमने गवर्नमेंट को दिया? जवाब है नहीं, जवाब है नहीं। तो इसी को कहते हैं ट्रांसफर पेमेंट्स, ध्यान दीजिएगा। तो ये यूनिलैटरल पेमेंट्स होती है जिसकी वजह से कोई नया प्रोडक्टिव सर्विसेज जनरेट नहीं होती है इन द करंट ईयर, इसीलिए मैंने कहा था इसको नेशनल इनकम में नहीं लेते हैं। जब पर्सनल इनकम निकालेंगे तो ये हमारी इनकम का पार्ट होगा, दी नेशनल इनकम में नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। द रिसिपिएंट्स ऑफ दीज ट्रांसफर पेमेंट्स डू नॉट मेक कंट्रीब्यूशन इन द करंट प्रोडक्शन, तो इस साल के प्रोडक्शन में इसका कोई भी योगदान नहीं है। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा है, ओल्ड एज पेंशन मिल रही है, तो वो ओल्ड एज पेंशन किसी व्यक्ति को जिसको मिल रही है, बदले में रिटर्न में क्या कर रहा है, कोई फर्दर गुड्स एंड सर्विसेज जनरेट नहीं कर रहा है, बेवजह मिल रहा है वो पैसा। ठीक है, उसी तरह से स्कॉलरशिप हो गया। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन, रेसिडेंट पे।
रेसिडेंट पे और डोमेस्टिक टेरिटरी पे। तो नेशनल इनकम में जो वैल्यू होती है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की, वो प्रोड्यूस बाय द रेसिडेंट्स होना चाहिए। अब ये रेसिडेंट्स कौन होते हैं? रेसिडेंट्स वो व्यक्ति होते हैं जो किसी देश में रिसाइड करते हैं, नाम ही है रेसिडेंट, रिसाइड करने वाला, रहने वाला, तो उस देश में रहता हो। और दूसरा शर्त क्या है? उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट उसी देश में हो। अब ये क्या मतलब हुआ सर इकोनॉमिक इंटरेस्ट? अब मैं भारत में रहता हूं, पर मेरी इच्छा भारत में रहते हुए भी मेरी इच्छा है कि मैं जापान में अपनी इंडस्ट्री खोलूंगा, मैं जापान में आगे जाकर के अपना कारोबार शुरू करूंगा, मैं जापान में अपना घर खरीदूंगा आगे जाकर के। तो मेरा इकोनॉमिक इंटरेस्ट तो यहाँ ही नहीं, रह भली आ रहा हूं, समझ गए? तो वो व्यक्ति नॉर्मल रेसिडेंट नहीं माना जाएगा, नॉट नॉर्मल माना जाएगा। और नेशनल इनकम में किसको लेना है? नॉर्मल रेसिडेंट को, वो जो रह रहा है और वो जिसका भारत में ही, इस देश में ही क्या है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट है। वो सर्विस दे रहा है तो इस देश में दे रहा है और फर्दर आगे क्या करना चाहता है? गुड्स एंड सर्विसेज यही प्रोड्यूस करना चाहता है। यस, इसे कहते हैं क्या? नॉर्मल रेसिडेंट। तो उनके द्वारा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होगी, याद रखिएगा। और डोमेस्टिक टेरिटरी वर्ड आ रहा था बार बार, तो डोमेस्टिक टेरिटरी एक ऐसा शब्द है जिसका मतलब है ज्योग्राफिकल या पॉलिटिकल बाउंड्री। आम भाषा में बोले तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है, हाँ, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है वो सब नेशनल इनकम का पार्ट है। पर वो डोमेस्टिक टेरिटरी है तो वो सिर्फ डोमेस्टिक इनकम है। पर मैंने कहा कुछ ऐसी भी इनकम है भारत की, हमारी इंडिया की नेशनल इनकम है, पर वो इंडिया में नहीं प्रोड्यूस हो रही है, क्योंकि वो कंपनी, वो इंडस्ट्री, वो फैक्ट्री, वो काम देश के बाहर है। हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो उसे हम नेशनल इनकम कहेंगे। डोमेस्टिक टेरिटरी में तो वो टेरिटरी, वो पॉलिटिकल बाउंड्री जहां पे हमारी गवर्नमेंट का होल्ड है, रूल है, जहां हमारा लॉ चलता है। अच्छा, कुछ एग्जांपल दे देता हूं उसमें कि जब ज्योग्राफिकल बाउंड्री की बात करते हैं तो मैंने बताया कश्मीर से कन्याकुमारी की मैंने बात बताया, वो सारे गुड्स एंड सर्विसेज डोमेस्टिक इनकम का हमारे पार्ट है। अच्छा, हमारे देश में फॉरेन एम्बेसीज हैं, इंटरनेशनल बॉडीज हैं, उनका ऑफिस भले हमारे देश में है, पर उनकी इनकम, यस, उनको हमारे देश में इनको नहीं किया गया। या इसका उल्टा भी है, हमारी यस इंटरनेशनल कंट्रीज में हमारी क्या एम्बेसीज हैं, वो इंडिया का पार्ट माना जाता है। चलिए, तो वैल्यू ऑफ द मनी वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बाय द प्रोडक्शन यूनिट्स लोकेटेड विदिन दी, यहां से देखिएगा, विदिन दी डोमेस्टिक टेरिटरी इज कॉल्ड एज डोमेस्टिक इनकम और डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यही मैं कह रहा था, जब आप नेशनल इनकम की बात करेंगे तो नेशनल इनकम में वो जो देश के अंदर है और या तो देशवासी की है, देशवासी की है, हाँ, वो जो इनकम बाहर है, बाहर से आ रही है, भारत में आ रही है क्योंकि वो भारतवासी की है, तो नेशनल है। इसका मतलब नेशनल एक बड़ा कंसेप्ट हो गया, है ना। और जब हम डोमेस्टिक की बात करते हैं, जब हम इसकी बात करते हैं तो इनकम वो जो देश के अंदर, NDPFC याद कर लेंगे, हाँ, इसकी जरूरत पड़ने वाली है। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्टेड फैक्टर कॉस्ट, ये है डोमेस्टिक या डोमेस्टिक इनकम या डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और जब नेशनल इनकम की बात करेंगे तो मैंने कहा कि ये गुड्स चाहे इंडिया में प्रोड्यूस हो चाहे इंडिया के बाहर हो, ये वो इनकम है जो इंडियन की है, ठीक है। अब कोई भारतीय नागरिक है, वो भले इंग्लैंड में रह रहा है, वहां से पैसे भारत में भेज रहा है, वो पैसा भारत का माना जाएगा, समझ गए। यहाँ इंडियन नागरिक है जो विदेशों में कंपनीज ओन कर रहे हैं, विदेशों में शेयर मार्केट में पैसा लगा हुआ है, लोन दिया हुआ है कहीं पर, तो उनके द्वारा जो भी फैक्टर इनकम्स आ रही है वो सब नेशनल इनकम का पार्ट है, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ द गुड्स, फाइनल वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री ऑपरेटिंग विद इन, कीवर्ड देखिए, ऑपरेटिंग विद इन एंड आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी। यहां पर देश के अंदर से ऑपरेट करें चाहे देश के बाहर से ऑपरेट करें, बट वो व्यक्ति कौन होना चाहिए? नॉर्मल रेसिडेंट होना चाहिए। अब सोचिए कोई जैपनीज आदमी आके रह रहा है भारत में, हाँ, मान लेते हैं जैपनीज, आजकल हमारे देश में बुलेट ट्रेन बन रही है ना, तो मान लेते हैं जैपनीज इंजीनियर्स आके रह रहे हैं, तो वो हमारे देश के नॉर्मल रेसिडेंट नहीं हो सकते, क्योंकि देखो उनको यहाँ रहना नहीं है। आज वो प्रोजेक्ट के लिए आए हुए हैं, भले 1 साल 2 साल से काम कर रहे हैं, बट दे विल नॉट ऑलवेज रिमेन हियर। जिस दिन ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा वो अपने देश वापस चले जाएंगे, तो ये नॉर्मल रेसिडेंट नहीं है, समझ गए। आइए अगला टर्म है सर्कुलर फ्लो। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इस फ्लो पर आपको क्वेश्चन बनता है। तो हम लोग ने पढ़ा था माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में,
तो प्राइस को बेसिक पैरामीटर माना गया था माइक्रो इकोनॉमिक्स का, पर क्योंकि चैप्टर है नेशनल इनकम और ये मैक्रो कंसेप्ट है, अर्थात पूरे देश या पूरी इकोनॉमी के पर इफेक्ट होने वाला कंसेप्ट है, इसके लिए जो बेसिक पैरामीटर है वो है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। हाँ, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, इनकम एक राउंड सर्कल में फ्लो करती है, कोई कमाता है, हाँ कोई कमाता है तो कोई गवाता है, कोई खर्च करता है तो कोई पाता है। ये बेसिक रूल है, सिंपल सा रूल है। हाँ, समझते हैं कैसे। तो हमारी इकोनॉमी में बहुत सारे काम हो रहे हैं एक साथ, कोई प्रोडक्शन कर रहा है, कोई एक्सचेंज कर रहा है, कोई डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, कहीं ना कहीं हम लोग किसी न किसी एक्ट में इन्वॉल्व होते हैं। तो पीपल आर एंगेज्ड इन वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज, कई सारे एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, एंड दे आर इन्वॉल्व इन मेकिंग वेरियस इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस। एक एग्जांपल दूं, हाँ रियल लाइफ का एग्जांपल देता हूं, तुम्हारे एग्जांपल देता हूं कि मान लेते हैं तुम लोग स्कूल में फीस भर रहे हो, हाँ तो तुम लोग स्कूल की फीस भर रहे हो, स्कूल की जो फीस मिल रही है स्कूल वालों को, वो फीस क्या कर रहे हैं, वो स्कूल के टीचर्स की सैलरी दे रहे हैं, स्टाफ जो काम कर रहे हैं स्कूल में, गार्ड्स हैं और जो मेड्स हैं उनकी सैलरी उससे दे रहे हैं, स्कूल का रंगाई पुताई मेंटेनेंस, और स्कूल के जो ओनर्स हैं या स्कूल में जिन्होंने पैसे लगाए हैं उनको उसका कुछ हिस्से का प्रॉफिट मिल जा रहा है। क्या कह रहे हैं, तो ये पैसा उसी से आ रहा है। अब जिस टीचर्स को सैलरी दी गई है वो टीचर क्या कर रही है, वो इस पैसे को क्या कर रही है, अपने बैंक में रख रही है, उनके भी क्या है खर्चे हैं, क्यों, उनके पास बिजली बिल नहीं है, उनके पास घर नहीं है, उनका किराया नहीं है। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, सब एक दूसरे से क्रॉस या इंटरडिपेंडेंट है। तो इसी इंटरडिपेंडेंस को, इसी इंटरेक्शंस को नापने को, मेजर करने को हम कहेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। आइए थोड़ा सा समझते हैं। हाँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। तो जब हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की बात करते हैं तो इसमें फ्लो ऑफ पेमेंट्स होता है। किस बात के लिए पेमेंट करना पड़ता है, जब हम कोई गुड्स एंड सर्विसेज लेते हैं तो हमें पैसा देना पड़ता है, और जब हम सर्विस देते हैं तो कहीं से इनकम पाते भी हैं। तो फ्लो ऑफ गुड एंड सर्विसेज भी है, फ्लो ऑफ एक्टर सर्विसेज भी है, इसी को मेजर करता है ये सर्कुलर फ्लो। आइए अब समझाते हैं। इसके अंदर दो कॉमन फ्लोज आपको आएंगे बार बार, रियल फ्लो और मनी फ्लो। थोड़ा सा डायग्राम में समझाना है, इसीलिए आपको अगले स्क्रीन पे ले चलता हूं जहां पर आपको डायग्राम दिखा देता हूं। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा कंसेप्ट क्लियर होने के लिए आपको इजी जरूर रहेगा। तो इकोनॉमी में लेट्स अज्यूम, वैसे तो 4 सेक्टर हैं, कितने, आपके एक्सप्लेनेशन के लिए 4 सेक्टर्स में इकोनॉमी को डिवाइड किया गया है। हाँ, वो सेक्टर नहीं, प्राइमरी सेकेंडरी वाले सेक्टर नहीं, इकोनॉमी को 4 सेक्टर्स में डिवाइड किया गया, जिसमें सबसे पहला सेक्टर है हम कह सकते हैं हाउस होल्ड्स। ये हाउस होल्ड कौन है, घर, हाउस होल्ड नहीं, अरे भाई कंज्यूमर्स को आम भाषा में क्या बोल सकते हैं, हाउस होल्ड बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये कंज्यूमर्स हैं, हाउस होल्ड्स हैं। दूसरा कौन है, दूसरा है फर्म्स, ठीक है। फर्म कौन है, अरे भाई बिजनेस हैं, और क्या है, जो भी बिजनेस हैं उनको आप फर्म्स कह सकते हैं, प्रोड्यूसर्स भी कह सकते हैं, बिजनेस एंटिटी भी कह सकते हैं, आपकी मर्जी जो कहिए, सबका मतलब एक ही है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, हाउस होल्ड्स, मैं और आप हैं हाउस होल्ड, यस तुम मैं सब कौन है, हाउस होल्ड्स हैं। हाउस होल्ड क्यों है, क्योंकि हम लोग कंज्यूमर ऑफ सर्विसेज हैं, कंज्यूमर ऑफ गुड्स हैं, इनसे गुड्स जो बनता है उनका हम कंजम्पशन करते हैं, और हम ही लोग में से कोई ना कोई यहाँ जाता है फर्म में, अपनी फैक्टर सर्विसेज देता है, कोई लेबर के रूप में जाता है वहाँ पर, कोई कैपिटल दे देता है अपनी, हाँ कोई ना कोई हम में से ही क्या कर रहा है, या तो लेबर के रूप में जिसके लिए काम कर रहा है, या कैपिटल के रूप में, पैसे के रूप में दे देता है, और या तो अपनी कोई लैंड दे रहा है उनको बिजनेस चालू करने के लिए। तो ये तो होना ही होना है। तो आइए थोड़ा ध्यान से देखें, सबसे पहला फ्लो दिखा रहे हैं आपको, ये फ्लो यहाँ से यहाँ जा रहा है, क्या रूप में जा रहा है, ये फैक्टर सर्विसेज दे रहे हैं। मैंने बताया हम लोग ही में से कुछ ना कुछ फैक्टर सर्विसेज देने फर्म्स को जाते हैं, हमें से कोई ना कोई न जा रहा होगा फर्म्स में, कोई वहाँ गार्ड बन रहा होगा, कोई मैनेजर बन रहा होगा, ठीक है। और फर्म्स क्या करती हैं, फर्म्स हमें बदले में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करके देती हैं। क्या देती हैं, सप्लाई करती हैं हमें गुड्स एंड सर्विसेज। क्या कहते हैं, एक सर्कल कंप्लीट हो गया, ध्यान से देखिए, फर्म से बिजनेस, हाउस होल्ड से फर्म तक हो गया सर्कल।
हम इसको कहते हैं रियल फ्लो, क्योंकि मैंने कहीं पे पैसे का जिक्र नहीं किया, कहीं पे पैसे की तो बात ही नहीं की मैंने, तो इसका नाम है, यस, इसका नाम हो जाएगा रियल फ्लो। इस फ्लो को कहेंगे आप रियल फ्लो। फ्लो बिटवीन द हाउस होल्ड एंड फर्म्स। किस तरह का फ्लो है आपने देख लिया। आइए एक दूसरा डायग्राम दिखाते हैं, इसमें कलर मैं चेंज करता हूँ ताकि आपको हाँ कलर अलग दिखाई दे। अब देखिए हाउस होल्ड्स क्या कर रही है, हाउस होल्ड्स पैसा रिसीव कर रही है। कलर चेंज कर दिया है, आप चाहे तो उसको डॉटेड बना लीजिएगा, आपकी मर्जी, मैंने फिलहाल कलर चेंज कर दिया इजी के लिए। फर्म्स क्या कर रही हैं, जो ये फैक्टर सर्विसेज रिसीव कर रही हैं, इसके बदले फर्म्स इन्हें क्या कर रही हैं, पेमेंट्स कर रही हैं, पेमेंट और हाँ यहाँ एरो उधर आ रहा है, इसको कह सकते हैं फैक्टर रिसिप्ट्स कर सकते हैं, फैक्टर इनकम कर देते हैं। चलो इसका नाम कर देते हैं हाँ फैक्टर रिसिप्ट्स कर देते हैं इसको, ठीक है। ओ वापस क्या करना है हमें, हमें करना है इसको गायब। मैंने कहा क्या दिखाना है हमको यहाँ पर, फैक्टर इनकम, ठीक है। क्या मिल रही है इनको, फैक्टर इनकम मिल रही है। क्या क्या मिल रहा होगा फैक्टर इनकम के रूप में, रेंट मिल रहा होगा, इंटरेस्ट मिल रहा होगा, वेजेस और सैलरी भी मिल सकती, ठीक है। एरो उधर आ रहा है, तो हाउस होल्ड्स को मिल रहा है फर्म से फैक्टर इनकम, क्यों, क्योंकि वो फैक्टर सर्विसेज दे रहे थे, उन्हें फैक्टर इनकम मिल रहा है। और इसका उल्टा होने वाला है, देखिए ध्यान से, हाउस होल्ड्स फर्म को भी पैसा देंगे, क्यों देंगे, पेमेंट करेंगे, मॉनेटरी पेमेंट करेंगे, पेमेंट फॉर ये गुड्स एंड सर्विसेज। क्यों, खरीदा तो पैसा नहीं देंगे, क्या करते हो जब सामान खरीदते हैं वो तो पैसा देते हैं कि नहीं देते हैं, डेफिनेटली देते हैं। तो इस वाले फ्लो को जो ग्रीन रंग से मैंने अंदर बनाया है, ये कैसा फ्लो है, जी हाँ यही फ्लो है हमारा, ये वाला फ्लो, ये वाला फ्लो हमारा है मनी फ्लो। दो फ्लो दिखा दिया आपको मैंने, ठीक है। पहला फ्लो बताया रियल फ्लो, जिसमें मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं था, दूसरा फ्लो दिखा दिया रियल फ्लो। क्लियर है, कंसेप्ट है। तो इसको हम कहेंगे टू सेक्टर मॉडल, क्योंकि हमने सिर्फ कितने सेक्टर का इस्तेमाल किया, एक हाउस होल्ड और दूसरा इस्तेमाल किया फर्म्स का। क्लियर है। आइए अब आगे वापस ले चलते हैं अपने उसी कंसेप्ट पे जहां पे हमने रोका था। तो इकोनॉमी में यस फ्लो आप होता हुआ देखेंगे, एक पूरा कंप्लीट साइकिल होता हुआ देखेंगे। रियल फ्लो में क्या होगा, फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज होगी और फ्लो ऑफ गुड एंड सर्विसेज होगी, ठीक है। और मनी फ्लो में क्या होगा, फ्लो ऑफ मनी होगा, फैक्टर सर्विसेज के लिए पैसा फ्लो होगा और गुड एंड सर्विसेज खरीदने के लिए भी पैसा फ्लो होगा, मनी का फ्लो होगा। तो पूरी इकोनॉमी को 4 सेक्टर में बांट रहे हैं। पहला सेक्टर हाउस होल्ड है, मैंने बता दिया हाउस होल्ड्स ओनर्स होते हैं। क्या ओन करते हैं, मैंने कहा हाउस होल्ड फैक्टर सर्विसेज को ओन करते हैं, जिसमें से लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, और इनको इसके बदले में पैसा मिलता है, ठीक है। लैंड के बदले रेंट मिलने वाला है, लेबर के बदले वेजेस मिलने वाला है, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट मिलने वाला है। याद रखिएगा हम लोग कंज्यूमर्स भी हैं, सिर्फ क्या करते हैं, यस प्रोडक्शन करने में मदद भी करते हैं हम लोग, तो हम कंजम्पशन भी करते हैं। क्या कंज्यूम करते हैं, जो ये गुड्स बनाते हैं। तो बिजनेस फैक्टर लिखा हो, फर्म्स लिखा हो, ये लोग क्या करते हैं, परचेज करते हैं, हायर करते हैं, किसकी, हमारी फैक्टर सर्विसेज को खरीदते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है तीसरा सेक्टर है गवर्नमेंट। अगर सोचिए आज के ज़माने की बात करें और आज गवर्नमेंट ना हो, ऐसा हो सकता है, नहीं, तो रियल बात ऐसी होगी ही नहीं। तो गवर्नमेंट इज टेकन इन द सेंस ऑफ जनरल गवर्नमेंट। जब हम गवर्नमेंट की बात करते हैं तो कोई पार्टी के नाम से नहीं सोचते हैं कि मोदी गवर्नमेंट या बीजेपी गवर्नमेंट, ना। गवर्नमेंट मतलब वो बॉडी जो देश में ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन देख रही है, जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रही है, जो जनरल सर्विसेज देख रही है, उस बॉडी को माना गया है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट में कमर्शियल का काम नहीं सोचना है, हाँ मतलब कि गवर्नमेंट कोई इंडस्ट्री चलाती है, ना, उसने से नहीं सोचना है। यहाँ पे गवर्नमेंट के लिए वो है जो सिर्फ क्या करती है, अपनी इनकम टैक्सेस से पा रही है, या जो लोगों को क्या कर रही है, बिजनेसेस को, फर्म्स को क्या कर रही है, कुछ फ्री सर्विसेज भी दे रही है। ये टैक्सेस कहाँ से आ रहे हैं, मैंने बता दिया, हाउस होल्ड्स और बिजनेस से आ रहे हैं, और बदले में उनको क्या दे रही है वो, यस इन टैक्सेस के बदले बहुत सारी सर्विसेज दे रही है। मैंने बताया लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में ही गवर्नमेंट ही मदद करती है, जैसे पुलिस सर्विस हो गया, एजुकेशन हो गया, मेडिकल फैसिलिटीज़ हो गए। क्या कहते हैं, सरकारी हॉस्पिटल है कि नहीं है, तो मेडिकल फैसिलिटीज़
और गवर्नमेंट फ्री एजुकेशन देती है अप टू 14 ईयर्स तक। हाँ, सरकारी स्कूल है, तो इस तरीके से गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। नेक्स्ट है ROW, इसको कहते हैं, कह सकते हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और क्योंकि हम जिस इकोनॉमी में रह रहे हैं वो है ओपन इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी मतलब एक ऐसी इकोनॉमी जहां पर बाइंग एंड सेलिंग फ्रॉम दी फॉरेन कंट्री नहीं होता है। तो क्या ऐसे कोई देश बचा है? कोई ऐसा देश है जो विदेशों से कोई लेता देता ही नहीं है? मुझे लगता है ऐसा कोई देश नहीं होगा, है ना। तो आज हम जो जी रहे हैं वो ओपन वर्ल्ड में रह रहे हैं, और ओपन में तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आना ही आना है। इसमें भी दोनों चीज़ होगा, हम एक्सपोर्ट करेंगे तो पैसा आएगा, मतलब देश में करेंसी आएगी, और इंपोर्ट करेंगे तो पैसा देश को बाहर जाएगा। आइए, 3 मॉडल पे काम करना है। पहला मॉडल मैंने अभी डिस्कस किया आपके साथ, मैंने अभी समझाया आपको 2 सेक्टर मॉडल, जिसमें हाउस होल्ड फर्म्स होंगे, और उसके बाद हम करेंगे 3 सेक्टर और फिर 4 सेक्टर। ठीक है, अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो 2 सेक्टर डिस्कस कर रहे हैं विदाउट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। क्या नहीं है इसमें? बीच में फाइनेंशियल मार्केट नहीं है, कैपिटल मार्केट नहीं है जहाँ पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट होता है। तो मैंने कहा 2 मार्केट कॉमनली नोन होता है। एक फैक्टर मार्केट, वो मार्केट जहाँ पर फैक्टर सर्विसेज बिकती हैं। कौन बेचता है? हम लोग, मैं और तुम क्या कर रहे हैं? अपनी सर्विसेज बेच रहे हैं। मैंने कहा था हम लोग में इसके पास ही क्या है? लैंड है, हमारे पास ही कैपिटल है, हमारे पास ही हमारी फैक्टर सर्विसेज के रूप में, लेबर के रूप में हम काम कर रहे हैं। लेबर का मतलब ये नहीं कि मजदूर समझना। लेबर वो मैनेजर भी है, लेबर वो व्यक्ति भी है जो काम कर रहा है, बदले में पैसा मिल रहा है, वो भली मेंटल लेबर क्यों ना हो। समझ गए ना। तो फैक्टर मार्केट्स क्या करता है? फैक्टर सर्विसेज देता है। जबकि प्रोडक्ट मार्केट क्या होता है? जहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज बिकते हैं। फैक्टर मार्केट में कौन है? मैंने बताया हाउस होल्ड्स है फैक्टर सर्विसेज देने के लिए। प्रोडक्ट मार्केट में प्रोडक्ट बेचने के लिए कौन है? फर्म्स हैं। तो इस मॉडल में क्या करना है हमको? इस 2 सेक्टर मॉडल में समझना है जहाँ पर गवर्नमेंट नहीं है, थोड़ी देर के लिए इग्नोर करना है। ठीक है, गवर्नमेंट नहीं है, सिर्फ हाउस होल्ड्स हैं और फर्म्स हैं। तो इस मॉडल में, क्योंकि हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, हाउस होल्ड और बिजनेस है, तो हाउस होल्ड्स क्या करते हैं? मैंने बताया मैं और आप हाउस होल्ड्स हैं, मैं और आप कंज्यूमर्स हैं, हम ही फैक्टर सर्विसेज दे रहे हैं। ठीक है, हम फैक्टर सर्विसेज दे रहे हैं और बिजनेस क्या कर रहा है? गुड्स एंड सप्लाई कर रहा है। तो दोनों में देखिए कहीं ना कहीं पैसे का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा है, और इस पूरे कंप्लीट साइकिल को कहते हैं रियल फ्लो। जबकि हाउस होल्ड्स क्या करते हैं? पैसा पे करते हैं जो गुड्स एंड सर्विसेज खरीदते हैं। हाँ, मॉनेटरी पेमेंट देंगे कि नहीं कि फ्री में गुड्स मिल जाएगा, तो पैसा दे रहे हैं तो पैसा पेमेंट आ गई। और यहाँ पे फर्म्स या प्रोड्यूसर्स क्या कर रहे हैं? पैसा दे रहे हैं जो फैक्टर सर्विसेज खरीद रहे हैं। लेबर को वेजेस दे रहे हैं, मैंने बताया, कैपिटल को इंटरेस्ट दे रहे हैं, और लैंड को रेंट दे रहे हैं। तो फैक्टर सर्विसेज के लिए वो पैसा दे रहे हैं, तो दोनों के पीछे मनी का फ्लो हो रहा है, इसलिए इसका नाम है मनी फ्लो। हाँ, मैंने डायग्राम में दिखा दिया ऑलरेडी। तो इसमें जो इक्विलिब्रियम है, या इससे जो एक कंसेप्ट समझ में आ रहा है वो ये कि टोटल जो गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है वही टोटल गुड्स कंज्यूम हो रहा है। पहला समझ में आ रहा है, प्रोड्यूस करने वाला है फर्म, कंज्यूम करने वाले हैं हाउस होल्ड। फैक्टर इनकम दोनों की, फैक्टर इनकम हाउस होल्ड्स की और इसकी फैक्टर पेमेंट दोनों की हमेशा इक्वल है। और एक और चीज हो रही है, सेविंग्स इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, सेविंग ऑफ दी या इनकम ऑफ दी फर्म्स और एक्सपेंडिचर ऑफ दी हाउस होल्ड। पर क्या रियल लाइफ में ऐसा हो रहा है? नहीं। आइए थोड़ा सा और इसके आगे बढ़ते हैं। रियल लाइफ में मैं और आप, मैंने बताया था कंज्यूमर हो तुम और मैं, कंज्यूमर है, मैंने कहा हाउस होल्ड है। हाउस होल्ड्स क्या होते हैं? सप्लायर ऑफ फैक्टर सर्विसेज होते हैं। हम ही क्या कर रहे होते हैं? अपनी फैक्टर सर्विसेज दे रहे होते हैं फर्म्स को। तो हम लोग क्या सारा पैसा खर्च कर देते हैं जो पैसे मिलते हैं हमको? जवाब है नहीं, कुछ पैसा तो बचाते हैं। बचाते हैं तो हम लोग कौन है? सेवर्स। सेवर्स मतलब सेविंग करने वाला। सरप्लस ऑफ फंड्स हमारे पास है, यस, मेरे और तुम्हारे पास है। जबकि फर्म्स, प्रोड्यूसर्स, उनको क्या चाहिए? उनको चाहिए पैसे हर समय, क्योंकि उनको नई फैक्ट्री लगानी है, नए मशीनरी खरीदने हैं, तो उनको क्या चाहिए? डेफिसिट ऑफ फंड, वो बोरोवर्स हैं। तो दोनों के बीच में, यस, हाउस होल्ड्स कहाँ पैसा सेव करेंगे? बैंक्स में सेव करेंगे, कैपिटल मार्केट में सेव करेंगे। और फर्म्स कहाँ से पैसा बोरो करेंगे? अगेन बैंक्स और कैपिटल मार्केट से। तो ये बीच में जो कैपिटल मार्केट या बैंक्स है, यही है हमारा इंटरमीडियरी। ठीक है, अब हम जानने वाले हैं 2 सेक्टर मॉडल विद सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। आइए, तो मैंने कहा जो इनकम हम कमा रहे हैं, जो इनकम एक कंज्यूमर कमा रहा है, हाउस होल्ड कमा रहा है, वो पूरा नहीं खर्च कर रहा है। तो जो बचाता है, हाँ, दैट पार्ट ऑफ द इनकम विच इज नॉट स्पेंट इज कॉल्ड। याद रखिएगा,
फर्म्स भी ऐसा करती है, फर्म भी कुछ इनकम अपनी बचा के रख लेती है क्योंकि उसको डेप्रिसिएशन के लिए पैसा अलग रखना होता है, कुछ पैसा रिजर्व में रखना होता है। बट मैंने कहा जब हम सिस्टम से पैसे निकालने की बात करते हैं, मैं और आप बात करते हैं, तो उस पैसे को कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं, सेव कर देते हैं। अच्छा, विड्रॉल और लीकेज क्या है? यही सेविंग एक तरह का विड्रॉल है। इस पूरे साइकिल से, इस सर्कुलर फ्लो से जिसकी हमने स्टडी की थी, उसका क्या हो रहा है, पैसा कम हो रहा है। तो विड्रॉल और लीकेज क्या हो रहा है, वो मनी जो इस साइकिल से निकाला जा रहा है, जबकि इन्वेस्टमेंट ठीक उल्टा है। अगर कोई प्रोड्यूसर फर्दर मशीनरी, इक्विपमेंट, प्लांट खरीद रहा है तो वो क्या कर रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है, क्योंकि इससे क्या होने वाला है, और गुड्स प्रोड्यूस होने वाले हैं। समझ गए? तो ये दोनों चलता रहेगा इकोनॉमी में। ध्यान क्या देना है, इंटरेक्ट करते रहेंगे दोनों जन, ध्यान दीजिएगा। बोथ कौन, प्रोड्यूसर और फर्म्स, दोनों ही इंटरेक्ट ईच अदर से करते रहते हैं। और इनको मदद कौन करता है बीच में, कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट इन दोनों को लिंक करता है। कैसे? हाउस होल्ड्स के पास होता है सरप्लस पैसा, एक्स्ट्रा पैसा होता है, क्योंकि उसकी जो इनकम आती है वो कुछ ना कुछ बचा लेता है, और उस बचाने को कहते हैं, मैंने कहा सेविंग कर लेता है, सेवर होता है वो। जबकि फर्म्स क्या होती हैं, फर्म्स को फर्दर क्या होते हैं, गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए और आगे क्या पैसे लगाने के लिए क्या करना होता है, पैसों की जरूरत होती है, तो ये लोग बोरोवर होते हैं। तो ये दोनों प्रोसेस साथ में चलता रहता है। आइए जरा सा उसी मॉडल को फिर से देखें जो हमने पीछे डिस्कस किया था। हाँ, उस मॉडल को आगे फिर से बढ़ते हैं। तो अभी तक तो हमने 2 सेक्टर मॉडल देखा, विदाउट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। अब हम लोग इसी में आगे करने जा रहे हैं सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। थोड़ा ध्यान से देखिए। अब बीच में है कैपिटल मार्केट। यहाँ क्या हो रहा है, कैपिटल मार्केट में क्या हो रहा है, ये जो हाउस होल्ड्स हैं ये जाकर के अपनी सेविंग्स यहाँ पे जमा कर दे रहे हैं, और कैपिटल मार्केट से सेविंग ये क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं, बोरो कर ले रहे हैं और अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर आई सेविंग, हाउस होल्ड ने किया सेविंग, चाहे वो बैंक में जाके सेविंग करें, चाहे शेयर मार्केट में पैसा लगा के सेविंग करें, और यहाँ से बैंक्स के द्वारा या कैपिटल मार्केट के द्वारा फर्म्स को पैसा मिलता है, और वो फर्म्स क्या करती हैं, बिजनेस में अपने एक्सपेंशन के कारोबार में लगा लेती हैं। तो अगर इस मॉडल में सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों इक्वल हो गया तो प्रॉब्लम खत्म, इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पे आ जाएगी। तो इक्विलिब्रियम पे कब आएगी इकोनॉमी, व्हेन ऑल सेविंग्स विल बिकम इक्वल टू ऑल इन्वेस्टमेंट्स। जितना भी हाउस होल्ड ने पैसा बचाया, अज्यूम करते हैं हाउस होल्ड ने 100 रुपया बचाया और पूरा 100 का 100 रुपया क्या हो गया, फर्म्स को मिल गया, और फर्म ने उस पैसे को क्या कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया। अगर ऐसा हो गया तो इकोनॉमी तो इक्विलिब्रियम पे है, कहीं पे लीकेज नहीं है, कहीं पे लीकेज नहीं है, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हाँ, तो इंजेक्शंस क्या करता है, इंजेक्शंस मनी ऐड करता है फ्लो में, जबकि लीकेज ठीक रिवर्सल करता है। एक तरह से कहें, व्यक्ति को इंजेक्शन लगता है तो ब्लड में क्या हो रहा है, अंदर कोई लिक्विड जा रहा होता है ना, समझ गए ना। तो इंजेक्शन में क्या हो रहा है, देश में मनी सप्लाई ऐड हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में क्या होगा, सेविंग विल बिकम इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। सेविंग और इन्वेस्टमेंट जब इक्वल हो जाएगा इस 2 सेक्टर मॉडल में, तो इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पे आ जाएगी। क्या होगा अगर सेविंग इज ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट हो जाए, इसका मतलब है लोग ज्यादा सेव कर रहे हैं, पैसा ज्यादा बचा रहे हैं, पर इकोनॉमी में पैसा आ नहीं रहा है। इससे क्या हो जाएगा, इकोनॉमी में फर्दर गुड्स एंड प्रोडक्शन को क्या हो जाएगा, हैम्पर हो जाएगा। हाँ, कह सकते हैं इसकी वजह से लीकेज बढ़ जाएगा इकोनॉमी में। हाँ, मनी क्या हो जाएगा, विड्रॉल हो जाएगा सिस्टम से, मनी रिमूव हो जाएगा फ्लो से। देश में मॉनेटरी वैल्यू, मनी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और इसका उल्टा कर दो, सेविंग से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, क्या हो जाएगा, नए पैसे पम्प्ड इन हो जाएंगे। हम कहेंगे इंजेक्शन हो रहा है, हम कहेंगे मोर मनी ऐड हो रही है सिस्टम में। नतीजा क्या हो जाएगा, प्राइस राइज होने लगेगी और तेजी से गुड्स प्रोड्यूस होने लगेगा। ठीक है, आइए अभी तक तुमने देखा था 2 सेक्टर मॉडल, अब आइए हम लोग 3 सेक्टर मॉडल की बात करते हैं। तो जैसे ही 3rd सेक्टर की आ जाएगा तो एक बढ़ जाएगा गवर्नमेंट। देखिए, गवर्नमेंट के बिना तो आप जानते हैं आज की इकॉनमी चलनी नहीं है। तो गवर्नमेंट बहुत सारा काम करती है, गवर्नमेंट टैक्स लगाती है फर्म्स एंड हाउस होल्ड्स पे, फर्म्स से गुड्स खरीदती भी है, याद रखिएगा।
और इवन हम लोग में से भी काफ़ी लोग क्या करते हैं, गवर्नमेंट के पास जाते हैं, अपनी फैक्टर सर्विसेज देते हैं। हाँ, मैं और आप में से बहुत सारे लोग क्या करते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है। क्यों रेलवे में लोग काम नहीं करते हैं, गवर्नमेंट की कंपनियों में काम नहीं कर रहे हैं? जरूर काम कर रहे हैं। तो ऐसा कई तरीके से गवर्नमेंट हमारे साथ और फर्म के साथ इन्वॉल्व है। किस रूप में इन्वॉल्व है देखना चाहते हो? अभी मैं आपको दिखाता हूँ। जो गवर्नमेंट है देखिए कैसे इन्वॉल्व है हमारे साथ। अभी तक हमने इसमें गवर्नमेंट नहीं बनाया था, है ना, ये 2 सेक्टर मॉडल था, अब इसको 3 सेक्टर में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। थोड़ा ध्यान से देखिए। अब इसको गवर्नमेंट के साथ जोड़ देते हैं। यहाँ पर आ गई हमारी गवर्नमेंट। अब हाउसहोल्ड्स क्या करते हैं, गवर्नमेंट के पास जाते हैं, क्या देते हैं अपनी गवर्नमेंट को? मैंने बताया फैक्टर सर्विसेज देते हैं, ठीक है। और बदले में गवर्नमेंट से क्या मिलता है उनको? बदले में गवर्नमेंट से मिलता है फैक्टर पेमेंट्स। अगर हम में से कोई वहाँ जाएगा, सर्विस देगा, तो जब जाता हुआ एरो है तो किस बात का एरो है? जब हम क्या कर रहे हैं, सरकार को टैक्स दे रहे हैं या हम सरकार को पेमेंट कर रहे हैं, है ना। किस बात के लिए पेमेंट कर रहे हैं? टैक्स का पेमेंट कर रहे हैं। और सरकार हमें क्या दे रही है? सरकार हमें दे रही है फैक्टर इनकम। हमें फैक्टर इनकम दे रही है, या कुछ केसेस में हमें सब्सिडी देती है, जैसे कि गैस में। एरो बाहर आ रहा है, यहाँ आ रहा है गवर्नमेंट से हमारी तरफ, क्योंकि गवर्नमेंट से हमें सब्सिडी मिल रही है, या हमने कहा हमें फैक्टर इनकम मिल रही है। सब्सिडी मिलती है ना गवर्नमेंट से। हाँ, जैसे आपको पता होगा सस्ते दाम में बिजली मिल जाती है, फार्मर्स को फर्टिलाइजर मिल जाता है, और आपको घर में जो सिलेंडर आ रहा है उसमें सब्सिडी मिल रही है। तो ये एरो इधर आ रहा है, ध्यान से देखिए, हमारी तरफ आ रहा है, और टैक्स के रूप में एरो वहाँ जा रहा है, ठीक है ना। अब मैंने कहा फैक्टर इनकम क्यों मिलती है? मैंने कहा हम लोग क्या करते हैं, अपनी फैक्टर सर्विसेज देते हैं हम गवर्नमेंट को फैक्टर सर्विसेज देते हैं, और क्या देते हैं? टैक्स देते हैं, ठीक है। एरो देखा हमारा और गवर्नमेंट का रिलेशन, इंडिविजुअल्स हाउसहोल्ड्स का। अब आइए फर्म्स के साथ क्या रिलेशन है। फर्म के साथ रिलेशन यहां समझना पड़ेगा। फर्म्स क्या करती हैं, गवर्नमेंट क्या करती है, सॉरी मैंने कहा फर्म क्या करती है, पहले गवर्नमेंट समझ लेते हैं। गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट भी फर्म को देती है और फर्म से पैसे लेती है। लेती किस रूप में है? टैक्स के रूप में लेती है पैसे। क्यों? फर्म से टैक्स नहीं लगता है, कॉर्पोरेट टैक्स लगता है, एकदम लगता है। और गवर्नमेंट देती क्या है? मैंने कहा सब्सिडी देती है। और गवर्नमेंट क्या करती है? मॉनेटरी पेमेंट करती है जब वो गुड्स खरीदती है, ठीक है। यहाँ मॉनेटरी रिसिप्ट हो रहा है फर्म को गुड्स के लिए। फर्म से बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज क्या करती है? गवर्नमेंट ले लेती है। तो इस गुड्स एंड सर्विसेज के बदले, गुड्स एंड सर्विसेज के बदले गवर्नमेंट को पैसा देना होता है। तो फर्म टैक्स भी दे रही है, सरकार को गुड एंड सर्विसेज बेच भी रही है, क्योंकि गवर्नमेंट भी एक कंज्यूमर है। और गवर्नमेंट क्या दे रही है? उसके बदले सब्सिडी भी देती है फर्म्स को, और मॉनेटरी पेमेंट्स करती है, मॉनेटरी रिसिप्ट होती है ये हाउस फर्म्स के लिए। कितना मॉडल हो गया? 3 सेक्टर मॉडल हो गया। तो यहाँ पर गवर्नमेंट भी क्या कर सकती है? सिस्टम में पैसा इंजेक्ट कर सकती है, पैसा ला सकती है, और या तो सिस्टम से पैसा निकाल सकती है। कैसे? आओ देखें। इस केसेस में टैक्स लगा करके सरकार पैसा सिस्टम से निकाल सकती है, क्योंकि सरकार के पास पावर है टैक्स लगाने का, जिसकी वजह से सिस्टम से या पूरे सर्कुलर फ्लो से क्या हो जाएगा? मनी सप्लाई हट जाएगा। हाँ भाई, सरकार पैसा अपने पास मंगवा लेगी, और इसका उल्टा हो सकता है गवर्नमेंट खुद खर्चे कर दे, गवर्नमेंट खुद क्या करे? नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर दे। हाँ, कोविड कॉल में यही हुआ था। जब कोविड आने लगा, जब देखा कि सारी इंडस्ट्रीज सब बंद हो गई हैं, सरकार ने अपना काम बंद नहीं किया। सरकार ने नए ब्रिजेस, डैम और रोड्स और सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चालू कर दिए, ताकि लोगों को, यस, गवर्नमेंट ने अपने एक्सपेंडिचर बढ़ा दिए, ताकि लोगों को क्या मिले? इनकम मिले, एम्प्लॉयमेंट बढ़े। और यही कहना चाहते हैं, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर करने से इकोनॉमी में इंजेक्शन आएगा, नया मनी फ्लो इन होगा। अब देखिए क्या था, पहले हमने 2 सेक्टर में देखा था कि सेविंग विल बिकम इक्वल टू, जब एस और आई इक्वल हो जाएगा तो हमारा 2 सेक्टर का इक्विलिब्रियम हो जाएगा। तो ये एस हो गया सेविंग, और ये आई हो गया इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए? अगर टैक्सेस जो गवर्नमेंट लगा रही है, एक तरह से लीकेज है, या सिस्टम से पैसा विड्रॉल है, और दूसरा गवर्नमेंट द्वारा एक्सपेंडिचर, जो गवर्नमेंट पैसा पंप इन कर रही है, अगर दोनों इक्वल हो जाएं तो भी इकोनॉमी क्या आ जाएगी? इक्विलिब्रियम में आ जाएगी, ठीक है।
तो नाम हो गया फ्री सेक्टर मॉडल। आइए चौथा और रियल जिसकी हम बात कर रहे हैं, असली में जिस हम दुनिया में जी रहे हैं वो इसी दुनिया में जी रहे हैं। हम एक ओपन इकोनॉमी वाले एरा में जी रहे हैं। क्लोज्ड इकोनॉमी नहीं चलेगी, याद रखिएगा, जब हम क्या करते हैं, फॉरेन ट्रेड नहीं करते। तो इस फोर्थ सेक्टर में क्या होगा देखिए। अब इसमें ओपन इकोनॉमी है तो बाहर से हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट भी करेंगे और इंपोर्ट भी करेंगे। एक्सपोर्ट करेंगे, अगर हमने क्या किया, दूसरे देश को बेचा तो हमें रिसिप्ट्स मिलेंगे, और अगर इंपोर्ट करेंगे तो हमारा ऑब्वियस बात है पैसा बाहर जाएगा। इंपोर्ट एक तरह से क्या कहें, एम सिंबल से बनाया गया है। इंपोर्ट करने पे क्या होगा, देश का पैसा क्योंकि बाहर जाएगा तो हमारी इकोनॉमी से लीकेज होने लगेगा, हमारी इकोनॉमी से पैसा, यस, इस पूरे फ्लो से पैसा कम होने लगेगा। और इसका वाइस वर्सा कर दो, एक्सपोर्ट करोगे तो क्या होगा, पैसा इकोनॉमी में आएगा, इंजेक्शन हो जाएगा। आइए अब इक्विलिब्रियम देखें। अब इक्विलिब्रियम कैसे आएगा इस इकोनॉमी में, फोर सेक्टर मॉडल में, सेविंग और इन्वेस्टमेंट। पहला सेक्टर है, टू सेक्टर वाला एग्जांपल था। थ्री सेक्टर में टैक्स और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अब फोर सेक्टर की बात कर रहे हैं तो इसमें आ जाएगा एम क्या है यहाँ पर, एम है इंपोर्ट और एक्स है एक्सपोर्ट। तो जब क्या हो जाए, सेविंग, टैक्सेस और इंपोर्ट बिकम्स इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड एक्सपोर्ट। जब ये तीनों एस इक्वल हो जाएंगे तो हमारी इकोनॉमी क्या हो जाएगी, इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। याद रखिएगा कि जब हम फोर्थ सेक्टर की बात करते हैं तो ये रियल में आज जिस इकोनॉमी में है हम लोग, वो फोर्थ सेक्टर में ही है। हाँ सच में मैं और आप इस फोर्थ सेक्टर के मॉडल में ही काम कर रहे हैं रियल में, रियल लाइफ में। आइए अब इस फोर्थ सेक्टर का मैं आपको इसमें भी दिखा दूं। अब इसमें जो सेक्टर आ रहा है वो है गवर्नमेंट, सॉरी रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। ROW को इससे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। हम लोग भी, यस, मैं और आप भी इसमें इन्वॉल्व हैं। कैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, मैं और आप क्या कर रहे हैं, देखिए इसमें ये रहा, मैं और आपको पैसा आ रहा है। कैसे आ रहा है, क्योंकि फॉरेन से फैक्टर इनकम के रूप में, जी फैक्टर इनकम के रूप में, और इवन ट्रांसफर इनकम के रूप में पैसा आ रहा है। फैक्टर एंड ट्रांसफर इनकम के रूप में पैसा आ रहा है। हम में से कई लोग क्या कर रहे हैं, फॉरेन में रह रहे हैं, अपने घर वालों को पैसा भेज रहे हैं यहाँ पर, तो आ रहा है क्योंकि हम फैक्टर ग्रुप में काम कर रहे हैं। और यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से हम यहाँ क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं। इंपोर्ट कर रहे हैं तो पेमेंट करना पड़ रहा है, पेमेंट्स फॉर इंपोर्ट। ठीक है, जगह छोटी है, मैंने छोटा सा लिख दिया, इंपोर्ट, IMPORT। और यहाँ पे क्या होगा, फर्म के साथ क्या होगा, आइए देखें। तो फर्म के साथ क्या होगा, देखिए, आइए यहाँ देखें। फर्म के साथ भी क्या हो रहा है, फर्म के साथ भी पैसा बाहर जा रहा है। जब फर्म क्या कर रही है, पेमेंट्स फॉर इंपोर्ट कर रही है। फर्म को जब इंपोर्ट किया तो पैसा देना पड़ेगा, तो पेमेंट पैसा बाहर जा रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सपोर्ट कर रही है फर्म, एक्सपोर्ट कर रही है तो पैसा रिसीव हो रहा है। तो रिसिप्ट फॉर, यस, रिसिप्ट फॉर एक्सपोर्ट ऑफ गुड एंड सर्विसेज। एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हाँ मैं लिख दे रहा हूँ, एक्सपोर्ट कर दे रहे हैं गुड एंड सर्विसेज, तो पैसा फर्म को रिसीव हो रहा है। तो इसको कहते हैं, कंप्लीट को कह रहे हैं हम लोग फोर सेक्टर मॉडल। समझ में आ गया होगा तो एक जोरदार लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि मेरे मेगा स्टार्स ये एक नई सीरीज है जो हम आपके लिए बना रहे हैं। हाँ, बहुत सारे मेरे मेगा स्टार्स कह रहे थे कि सर कंसेप्ट्स को और एक्सप्लेन करिए और समझाइए और सारे इकोनॉमिक्स के चैप्टर बनाइए। क्या आप भी यही कह रहे थे? अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपके लिए ढेर सारे कंसेप्ट्स वीडियोस बनाऊं और पूरे इकोनॉमिक्स को, पूरे मेजर सब्जेक्ट्स को कवर करूं, तो बस करना क्या होगा, अपने फ्रेंड्स, क्लासमेट्स को, सबको इसको शेयर कर दीजिएगा। क्योंकि आपके शेयर करने से मुझे ये विश्वास हो जाएगा कि मैं और आप सेम पेज पर हैं। यस, इसका मतलब मैं और आप एक दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और मैं ये यकीन दिलाता हूं कि आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंटेंट मिल जाएगा। आप इसके बाद नोटबुक मत खोलिए, बुक मत खोलिए, सिर्फ इसी से पढ़ लीजिए। ये सारे नोट्स मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करा दूंगा। डिस्क्रिप्शन में मेगा स्टार नाम का एक टेलीग्राम चैनल होगा, वो सिर्फ आप लोगों के लिए। याद रखिएगा, हम कोई भी पैसा आपसे चार्ज नहीं कर रहे हैं। दिस इज एब्सोल्युटली फ्री। तो चलिए आपको यस टॉपिक का एंड करा दें। हाँ, एंड में क्या बचा है, आइए
मैंने सारे टॉपिक को एकदम कंडेंस्ड फॉर्म में, शॉर्ट और सिंपल फॉर्म में ये कंप्लीट कर दिया है। हाँ, आपको कहीं नहीं जाना है, कुछ नहीं खोजना है, अपनी बुक भी नहीं पलटनी है, उस सब का कंसेप्ट मैंने सिंप्लीफाइड वर्जन में करके इसमें दे दिया है। जहाँ टिपिकल वर्ड्स थे, सेंटेंसेस थे, उन सब सेंटेंसेस को, टिपिकल वर्ड्स को मैंने कन्वर्ट करके सिंपल लैंग्वेज में कर दिया है। याद ये भी रखा है मैंने कि आपकी हेडिंग्स कहीं नहीं चेंज की, हेडिंग्स को एज इट इज रखा है, डेफिनेशंस की सेंटेंसेस को एज इट इज ही कोट कर दिया है। बट जहां पर डिफिकल्ट या टिपिकल वर्ड्स थे उसको सिंपल वर्ड्स में या उसकी मीनिंग सिंपल में कन्वर्ट कर दिया। चलिए, लास्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो इस सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम आपने देखा, 4 सेक्टर मॉडल आपने देखा, क्या है इसका मकसद कुछ है, कोई फायदा है? हाँ भाई, इसी से तो पता चल रहा है कि कैसे पूरी इकॉनमी एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। मैंने तो चारों सेक्टर का इंडिपेंडेंस आपस में दिखा दिया। तो चारों सेक्टर एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है, इंटरेक्ट करते हैं, जिसके बिना मुझे लगता है शायद ये इकॉनमी समझ नहीं आता हम लोग को। और इट इज़ यूजफुल इन अंडरस्टैंडिंग द नेशनल इनकम, क्योंकि नेशनल इनकम एक बेसिक ऐसा कंसेप्ट है जो हर एक व्यक्ति को आना, भले आप कॉमर्स में हैं नहीं हैं, बट एज अ ह्यूमन बीइंग ये एक बेसिक कंसेप्ट है कि कैसे आपकी पूरी इकॉनमी काम कर रही है, इसको पता होना चाहिए। एंड लास्ट, इट स्पेल्स आउट द कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। क्या बताता है? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से आप इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम को भी जान सकते हैं, जैसा कि हमने फॉर्मूले से डिराइव किया। सो दिस ब्रिंग्स टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर। और ये यकीन के साथ कह सकता हूं कि अगर आपने किया सपोर्ट और आपने रिक्वेस्ट में, यस, कमेंट बॉक्स में रिक्वेस्ट में डाल दिया कि सर नेक्स्ट चैप्टर ये चाहिए, तो ये प्रॉमिस करता हूं आपके लिए और चैप्टर्स लगातार इसी कंसेप्ट को आगे बनाता रहूंगा। बट चाहिए मुझे आपका सिर्फ प्यार और विश्वास। ये क्या करना है? इसके लिए करना है इस चैनल को लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स को भी इसको शेयर कर दो। हम सारे नोट्स आपको प्रोवाइड करते जाएंगे। टेलीग्राम चैनल पर डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसमें जाएं और ज्वाइन करें। सो थैंक यू एंड लव यू एंड गॉड ब्लेस यू, बाय।